हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो आपका टेस्ट नंबर 3 था रियल एनालिसिस का, उसका पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 1 से 15 तक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए थे। अगर इन क्वेश्चनों में किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स या सीयूटी पीजी मैथमेटिक्स, वहाँ पर भी आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शन इज काउंटेबल, यानी नीचे दिया गया सेट में से कौन से सेट हैं वो काउंटेबल हैं। फर्स्ट सेट क्या गिवन आपके पास? ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन विच डिफाइन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2 0,1 का जो आपके पास एक डिस्क्रीट सेट है उसके अंदर, यानी एफ फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक सेट जिसमें दो एलिमेंट हैं 1,2। एन से इस सेट में डिफाइन होने वाले फंक्शंस का जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को इसने नाम दिया है फर्स्ट सेट। आप चाहो तो इसको ए बी सी जो भी दे सकते हो। तो आपको बताना ये सेट काउंटेबल है या नहीं। सेकंड सेट क्या गिवन है? 0,1 जो आपके पास डिस्क्रीट सेट है, यहाँ से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइन फंक्शंस का कलेक्शन है, ये बताना है काउंटेबल है या नहीं। थर्ड आपके पास गिवन है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक डिस्क्रीट सेट 0,1 में डिफाइंड फंक्शंस का कलेक्शन, और साथ में क्या कंडीशन रखते हो कि 1 की इमेज है वो 2 की इमेज से कम होनी चाहिए, यानी एफ ऑफ 1 इज ए लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की जो भी इमेज होगी वो हमेशा 2 की इमेज से छोटी होगी, तब आपको बताना है काउंटेबल है या नहीं। और फोर्थ आपके पास जो सेट है वहाँ पर सेट सिंगलटन सेट है जिसमें एलिमेंट है 0 और 1, दो ही एलिमेंट है, वहाँ से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइन होने वाले फंक्शन सच दैट कि 0 की इमेज है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 की इमेज से हो, तो आपको बताना है ये काउंटेबल है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेट किस प्रकार से डिफाइन किए गए, फिर आपको बताना है कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। तो आप सभी साथी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में अच्छी तरह वाकिफ होंगे। काउंटेबल सेट किसको बोलते हैं? ऐसा सेट या तो फाइनाइट हो या वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कैसे किसको बोलते हैं? ऐसा सेट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर हो क्या कहलाता है? काउंटेबली इनफाइनाइट या डीन्यूमरेबल सेट कहलाता है। और अनकाउंटेबल सेट जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल सेट कहलाते हैं। जैसे एक रियल नंबर का सेट है, इरेशनल नंबर का सेट है, या कोई भी इंटरवल ले लो ए कोमा बी का जहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं, चाहे वो ओपन हो या सेमी ओपन हो या क्लोज हो, इस टाइप के इंटरवल का जो कार्डिनलिटी है वो क्या होती है? हमेशा अनकाउंटेबल, और उस कार्डिनलिटी से सी यानी कंटिन्यूम। तो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी एक कंसेप्ट आपको बेसिक चीज़ें हैं वो जानकारी होनी आवश्यक है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, तो ये क्या बोला है। उसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ए से बी में डिफाइन, इफ ए की कार्डिनलिटी कितनी आपके पास? एम, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे आपके पास? बी की कार्डिनलिटी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी एन की पावर एम। तो इस बेसिक कंसेप्ट का अगर आपको जानकारी है तो हम 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। फर्स्ट सेट में देखें तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी 2 की पावर एल एफ नोट, 2 की पावर एल एफ नोट। एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, एम की वैल्यू यहाँ पर है एल एफ नोट। कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर कितनी होती है? एल एफ नोट होती है। कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर कितनी होती है? यहाँ पर सी होती है। या एन के जो भी सिमिलर सेट है, या मैं बोलूँ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी हमेशा एल एफ नोट होती है, और अनकाउंटेबल सेट जो रियल नंबर के सिमिलर हो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है? सी यानी कंटिन्यूम होती है। तो 2 की पावर एल एफ नोट किसके इक्वल होता है? ये है वो सी के इक्वल होता है। एक रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि 2 की पावर एल एफ नोट है वो सी के इक्वल होता है, और सी क्या हो गया आपके पास? अनकाउंटेबल। दिस इंप्लाइज सेट फर्स्ट है ये तो आपका अनकाउंटेबल सेट हो गया। हमें क्या बताना है? काउंटेबल बताना है। अब हम बात करें ये वाला सेट नंबर आपके पास है
3 नंबर सेट। तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर आपके पास यही सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट 2 की पावर LF नोट है, लेकिन एक कंडीशन और है इस पे, तो एलिमेंट कुछ कम हो जाएंगे कि 1 की कार्डिनलिटी है वो 2 की कार्डिनलिटी से कम है, सॉरी 1 की इमेज है वो हमेशा 2 की इमेज से छोटी है। तो मैं डिफाइन करूँ, ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये आपके पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 0 और 1, 0 और 1, ये आपके पास है 1 2 3 4 एंड सो। ये क्या बोल रहा है कि 1 की इमेज है वो 2 की इमेज से कम होनी चाहिए। तो 2 अगर या इक्वल भी हो सकता है, 2 अगर 0 से मैप हो रहा है, जुड़ रहा है, तो 1 के पास कितनी चॉइस है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है। अगर 2 आपके पास 1 से मैप हो रहा है तो उस केस में 1 के पास कितनी हो जाएंगी चॉइस, वो 0 से भी जुड़ सकता है और 1 से भी जुड़ सकता है। यानी इस केस में इसके पास चॉइस या तो 1 होगी या 2 होगी, लेकिन 2 के पास जुड़ने की चॉइस कितनी है, 2 है। 3 के पास जुड़ने की 2 है डॉट डॉट डॉट, तो 2 की पावर LF नोट वापस कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। तो इसमें मेरे पास या तो एक चॉइस होगी या 2 चॉइस हो सकती हैं। तो ये सेट भी आपके पास क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें आगे, तो क्या पूछा आपके पास ये वाला सेकंड ऑप्शन में कि n 0,1 से n में डिफाइन फंक्शन। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आपके पास थर्ड सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, LF नोट की स्क्वायर। यहाँ पर n का मान आपके पास LF नोट है और m का मान कितना है, 2 है। m का मान सॉरी LF नोट है और n का मान 2 है, सॉरी हम बात करें सेकंड नंबर एग्जांपल की, तो यहाँ पर m बराबर 2 है और n का मान कितना है, LF नोट। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, LF नोट स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू LF नोट। हम जानते हैं कि LF नोट की पावर n, जहाँ पर n आपके पास कोई भी फाइनाइट नंबर है तो इसका मान कितना होता है, LF नोट ही होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, LF नोट, जो कि क्या है, काउंटेबल है। इसी प्रकार ये वाला क्या बोल रहा है, फोर्थ है कि 0,1 से n में डिफाइन सच दैट 0 की इमेज है वो 1 से छोटी है। तो ये तो इसका सबसेट ही हो गया है। जब ये काउंटेबल है तो इसको भी काउंटेबल होना पड़ेगा, यानी 2 और 4 जो सेट हैं वो आपके पास काउंटेबल हैं, यानी आपके पास बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, इफ f(x) एक फंक्शन गिवन है जो कि डिफाइन है x² इंटू साइन 1/x वेन x इज नॉन इक्वल्स टू 0 और 0 इफ x इक्वल्स टू 0। तो आपको बताना है कि f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0, कि फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। इफ f इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बट इट्स डेरिवेटिव f डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूस, और लास्ट आपके पास f इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। तो आपको इनके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट है फॉल्स। तो एक रिजल्ट है, यहाँ पर आप सभी को पता भी होगा और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। क्या है, f(x) डिफाइन है x की पावर m साइन 1/x की पावर n, 1/x ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जब x की वैल्यू नॉन जीरो है और 0 जब x की वैल्यू 0 है। यहाँ पर साइन की जगह कोस भी हो सकता है, ठीक है ना, कोस 1/x भी हो सकता है, तब भी ये रिजल्ट है वो अप्लीकेबल होगा। तो क्या है यहाँ पर रिजल्ट, f इज कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0 इफ m ग्रेटर देन क्या हो जाए आपके पास 0 से बड़ा हो जाए। f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 इफ m का मान क्या हो जाए 1 से बड़ा हो जाए। f इज कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0 इफ m का मान कितना हो जाए, f नहीं हो f डैश होने का मतलब क्या है कि फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, और जो डिफरेंशिएबल फंक्शन आ गया उसका डेरिवेटिव किया, तो उस डेरिवेटिव कंटिन्यूस कब होगा, जब m का मान आपके पास कितना होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। जब 2 से बड़ा है उस केस में इसका डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस होगा। तो ये रिजल्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। और हम बात करें इसके डेरिवेटिव f डैश इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 इफ m का मान 3 से बड़ा हो जाए। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं अगर इस रिजल्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूँ तो यहाँ पर इस प्रकार भी कर सकते हैं, f(x) अगर आपके पास डिफाइन है x की पावर अल्फा साइन 1/x की पावर बीटा,
जहाँ पर x नॉन जीरो है और 0 जब x बराबर 0। साइन की जगह कोस भी हो सकता है, ध्यान में रखना। देन f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज डिफरेंशिएबल, f डैश इज कॉन्टिन्यूअस और f डैश इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहे हैं हम, एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें बीटा पर कोई भी कंडीशन नहीं होती है, आपको ध्यान रखना अल्फा का मान 0 से बड़ा देन कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल अल्फा का मान 1 से बड़ा देन डिफरेंशिएबल। बट इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब अल्फा माइनस बीटा का मान ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और डिफरेंशिएबल कब होगा एफ डैश, कि हम बोलूँ डबल डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, जब अल्फा माइनस बीटा का मान ग्रेटर देन 2 हो। तो यहाँ पर देखें हम बीटा का मान कितना है, 1 है, तो जैसे यहाँ पर 1 रखा तो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 1 यानी अल्फा ग्रेटर देन 2। यहाँ पर m था तो m का मान 2 से बड़ा। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 करके ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर m का मान 2 है तो कॉन्टिन्यूअस क्या डिफरेंशिएबल भी है ये तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड। f इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये गलत है, डिफरेंशिएबल भी है। f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बट इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, यानी f डैश है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। f डैश कब कॉन्टिन्यूअस होता है, जब m का मान 2 से बड़ा है। यहाँ पर m का मान 2 ही है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और डी बोला f इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, जो कि गलत है। f है वो सिर्फ और सिर्फ है एक बार ही डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने पूरे रिजल्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप इजिली उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है। एक xn गिवन है किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म, जो क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 1 प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। यानी मैं बोलूँ xn आपके पास गिवन है 1 अपॉन n फैक्टोरियल, n का मान 0 से लेकर 1 तक गिवन है, n माइनस 1 तक गिवन है। 0 का मान कितना हो गया, 0 फैक्टोरियल का मान 1, तो आपके पास आ गया फर्स्ट एलिमेंट 1। जैसे n का मान रखा आपने यहाँ पर xn आपके पास ये समेसन हाँ ठीक है, x1 आपके पास आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट 1, x2 आपके पास कितना, इन दोनों का सम 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 1, x3 आपके पास आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 2 3। और जैसे ही आप यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आएगा, सॉरी xn में कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 में यहाँ पर 2 आया है, 2 में 1 आया है, तो n में n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया। तो ये है वो आपके पास किसी सीक्वेंस का nth टर्म है। तो आपको क्या बताना है कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड है, या डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड है, या इंक्रीजिंग बट नॉट बाउंडेड, या डिक्रीजिंग बट नॉट बाउंडेड। तो कोई भी सीक्वेंस अब इंक्रीजिंग कब होती है, जब xn प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू xn हो जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन सीक्वेंस xn है वो इंक्रीज हो जाएगी। और xn प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू xn हो जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन आपके पास जो सीक्वेंस xn है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। तो एक तो आपको ये रिजल्ट का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि x2 x1 से बड़ा है, x3 है वो x2 से बड़ा है, मैं बोलूँ xn प्लस 1 है वो xn से बड़ा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि xn है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम बात करें कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अगर मैं एक सीरीज लिखूं 1 अपॉन n फैक्टोरियल सीरीज, और एक बात आप जानते हो कि सीरीज है वो डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट कब होती है, जब इसका एसओपीएस यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालें, अगर वो कन्वर्जेंट देन सीरीज कन्वर्जेंट, अगर वो डाइवर्जेंट देन सीरीज ऑफ डाइवर्जेंट। और इस सीरीज का जो एसओपीएस आएगा वो आपके पास xn जो आपका ऊपर गिवन वही आएगा 1 प्लस, या मैं लिखूं समेसन 1 अपॉन n फैक्टोरियल n बराबर 0 टू इनफाइनाइट।
तो अगर मैं बोलूं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देन एसओपीएस भी कन्वर्जेंट होगा, एसओपीएस कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। मतलब सीरीज और इसमें क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन होता है, और हम जानते हैं कि ये वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अगर हम ये दिखा दें कि 1/n फैक्टोरियल कन्वर्जेंट है देन हम क्या कर बोल देंगे कि समेसन 1/n फैक्टोरियल, बोलो सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट वेयर xn आपके पास क्या है, समेसन n बराबर 0 टू इनफाइनाइट 1/n फैक्टोरियल। अगर ऐसा बोल देते हैं ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब ये कन्वर्जेंट कैसे, देखो आपको ये पता है कि n फैक्टोरियल है वो 2 की पावर n से बड़ा होता है जब n का मान क्या ले लें, 3 से बड़ा ले लें। जैसे 3 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल 9 और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 8, 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे तो ये इनइक्वलिटी होल्ड होती है। तो यहाँ से 1/n फैक्टोरियल है वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 की पावर n। और अगर मैं समेसन लगा लूँ दोनों साइड तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये है आपके पास जीपी, और हम जानते हैं कि जीपी कन्वर्जेंट कब होती है, जब इसके आर का मान 1 से छोटा यानी 1/2 लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज दिस इज कन्वर्जेंट। और बाई फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट हम जानते हैं कि un और vn कोई भी दो सीरीज हैं, un एंड vn कोई भी दो सीरीज हैं अगर, और सच दैट इस प्रकार की un लेस देन इक्वल्स टू vn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर vn कन्वर्जेंट हो जाएगी समेसन तो ये समेसन un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और हम जानते हैं कि ये वाली कन्वर्जेंट है, दिस इम्प्लाइज दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट होगी तो ये सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा आपके पास, कन्वर्जेंट हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज ये आपके पास इंक्रीजिंग एंड क्या है, कन्वर्जेंट इम्प्लाइज क्या होता है, बाउंडेड, कन्वर्जेंट इम्प्लाइज बाउंडेड। तो यानी कन्वर्जेंट हो गई है तो ये बाउंडेड भी होगी, तो इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, एक सीक्वेंस गिवन है जिसका nth टर्म गिवन है an इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन n, जहाँ पर a1 a2 an क्या है सीक्वेंस के टर्म है, देन सुप्रीमम इज, तो आपको बताना है सुप्रीमम क्या होगा इस सीक्वेंस का। तो आपको देखो सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या होता है कि सीक्वेंस का जो भी टर्म आते हैं उसमें जो सबसे बड़ा वाला टर्म है वो सुप्रीमम कहलाता है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो जो उसका अपर बाउंड है, सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका अपर बाउंड क्या कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो n का मान 1 रखेंगे तो साइन इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे n का मान 1 रखा तो -1, साइन पाई 2 रखा तो +1, 3 रखा तो साइन पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 एंड सो ऑन, इस प्रकार चलेगा। और हम जानते हैं कि साइन x की वैल्यू हमेशा ही -1 से +1 के बीच में होती है। तो 1 क्या इसका सुप्रीमम है और 1 इसके अंदर है कंटेन कर रहा है। 0 एंड इट अटेंडेंट, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, 0 तो है ही नहीं, 1 है और अटेंड कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन है 1 एंड इट इज नॉट अटेंडेंट, 1 आएगा लेकिन अटेंड करा, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपके पास डिस्कार्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द सीक्वेंस, देन आपको बताना है कि इसका सुप्रीमम और इनफीमम क्या है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू है वो कितनी। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि दोनों को मान 1 है, सेकंड में बोला है कि इन दोनों की वैल्यू है वो e है, और थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि दोनों की वैल्यू 1/e है, और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि लिमिट सुपीरियर तो e है जबकि लिमिट इन्फीरियर है वो 1/e। तो देखते हैं 1 बाई 1 करके। सबसे पहले मैं an को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जब n का वैल्यू even है तो -1 की पावर n की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो इसका मान आ जाएगा 1 + 1/n की पावर n। जब n आपके पास even है और जब n का मान ओड है देन 1 - 1/n की पावर n, जब n क्या हो जाए आपके पास ओड हो जाए। तो ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है। अब आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर निकालना है। तो हमें पता कि ये वाली सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, ये सीक्वेंस है वो बाउंडेड है क्योंकि इसके सारे के सारे टर्म है वो e से छोटे हैं, और उधर आपके पास क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आपके टर्म अगर मैं यहाँ पर चलो 0 से तो सारे के सारे बड़े ही होंगे, 0 से सारे के सारे टर्म हैं वो ग्रेटर देन ही होंगे। जैसे आप n का मान 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखा तो कितना जाएगा 0 आ जाएगा, 2 रखा तो आपके पास 1 + 1/2 की पावर 2, 3 रखा तो 1 - 1/3 की पावर 3।
तो 0 से e के बीच में सारे टर्म हैं, यानी ये वाली सीक्वेंस बाउंडेड है। और सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो लिमिट सुपीरियर क्या होता है, हमेशा ही लिमिट सुपीरियर क्या होता है, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। और अगर आपके पास लिमिट इन्फीरियर पूछा जाए एक्स एन, या मैं लिखूं यहां पर ए एन का, तो वो क्या हो जाएगा, लीस्ट लिमिट पॉइंट, लीस्ट लिमिट पॉइंट। तो आपको क्या देखना है, इसका लिमिट पॉइंट निकालने कितने हैं, तो उसमें सबसे बड़ा वाला हो जाएगा वो लिमिट सुपीरियर, और सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूं तो लिमिट ए एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी पर कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो लिमिट कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट 1 + 1 अपॉन एन की पावर 1/n, लिमिट 1 - 1 अपॉन एन की पावर 1/n, एन टेंस टू इन्फिनिटी और एन टेंस टू इन्फिनिटी। सीक्वेंस और सीरीज में जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो आपको एन टेंस टू इन्फिनिटी ही लेकर चलना होता है, जब एन इवन है और जब एन है वो ओड। तो इसका मान कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ई और दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर -1 अपॉन ई, यानी 1/e जब एन इवन और जब एन हो ओड। तो ये ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट हो गया, ये स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि इसके पास दो ही लिमिट पॉइंट है। तो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट ई है, तो आपके पास लिमिट सुपीरियर ई और लिमिट इन्फीरियर 1 अपॉन ई, यानी ऑप्शन 4 था आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, लेट डी बी ए सबसेट ऑफ रियल लाइन, कंसीडर द असर्टन एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज इन डी, दिस असर्टेन इज ट्रू इफ। ये क्या बोल रहा है कि डी के अंदर जितने भी इनफाइनाइट सीक्वेंस हैं वो एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी, ये क्या बोला है कि डी के अंदर प्रत्येक इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज इन डी, यानी जो भी सब सीक्वेंस है वो डी के अंदर कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ये एक कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन है, कॉम्पैक्ट सेट की एक डेफिनेशन इस फॉर्म में दी जाती है कि डी इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस हैज सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज इन डी। तो ये डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट सेट की। तो आपसे यही पूछा है इनडायरेक्ट कि कौन सा सेट है वो कॉम्पैक्ट है। तो फर्स्ट सेट है ये आपके पास क्लोज है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो कॉम्पैक्ट नहीं हुआ। ये वाला क्या आपके पास यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट, तो ये क्लोज हो गया, और बाउंडेड है तो बाउंडेड भी हो गया, तो यानी बी ऑप्शन आपके पास कॉम्पैक्ट हो गया, कॉम्पैक्ट। ये वाला आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है और ये वाला भी आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो नहीं है आपके पास, क्लोज नहीं है। तो ये था आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन नहीं पता है तो ये क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाओगे। तो कॉम्पैक्ट सेट की जो भी डेफिनेशन है वो आपको जानकारी में होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट सेट की अगर मैं बात करूं रियल नंबर में तो क्या डेफिनेशन होती है, ए सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। दूसरी डेफिनेशन एक इस फॉर्म में दी जाती है, ए सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ इट्स एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। और तीसरी डेफिनेशन इस फॉर्म में दी जाती है। तो आपको सारी की सारी डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट। आपसे डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में पूछा गया है। तो डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, अगर आप ये बोल दो कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ए एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज समेशन ए एन एन बराबर 1 to इनफाइनाइट इज ए डाइवर्जेंट। ये क्या है, ये आपके पास नेगेशन है या कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, जो नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंट है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके एन टर्म की लिमिट है वो 0 होगी, लेकिन अगर एन टर्म की लिमिट नॉन 0 है तो पक्का ही वो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी एन टर्म। तो आपके पास ए एन क्या गिवन है, 1/n साइन 1/n। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर एन टर्म 0 है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एन टर्म 0 है तो हमें कुछ भी नहीं बोल सकते, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, √n है ये, तो ये 1/√n, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, प्रसार कितना आ जाएगा, साइन x का प्रसार कितना होता है x, फिर -x³ यानी 1/n³ × 3 फैक्टोरियल प्लस ...
और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर आपके पास, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/n की पावर 3/2 1 - 1/3 फैक्टोरियल n की क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो an इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर हम निकालें तो कितनी आ रही, 0 आ रही है। लेकिन 0 से हम ये नहीं बोल सकते कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी भी 0 आती है, लेकिन ये तो डाइवर्जेंट है, और इसकी 0 आती है और ये कन्वर्जेंट है बाई पी सीरीज टेस्ट। तो इसको हम चेक कर सकते हैं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि लिमिट un/vn, अगर आपके पास l नॉन जीरो है, देन un एंड vn बिहेव अलाइक, यानी दोनों का बिहेव सेम होगा, या तो दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होंगी या दोनों एक साथ है वो डाइवर्जेंट होंगी। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ vn या bn ले लेता हूँ, यहाँ पर un vn की जगह an bn भी ले सकते हैं, तो मैं bn अगर 1/n की पावर 3/2 ले लेता हूँ, देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an/bn कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो आ गया तो an और bn दोनों एक साथ या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, और हम जानते हैं समेसन 1/n की पावर 3/2 इज ए कन्वर्जेंट। क्यों? बाय पी सीरीज टेस्ट, p का मान 3/2 1 से बड़ा है, तो ये कन्वर्जेंट, देन दिस इज कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इसको चेक करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर √n साइन इनवर्स 1/n² करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी √n साइन इनवर्स 1/n², यह आपके पास an आ गया। और अगर मैं क्या कर दूं, ऊपर नीचे 1/n² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी और ऊपर भी, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाली क्वांटिटी है वो बन जाएगी, ये तो अलग कर लो, और इसको आप लिख सकते हो 1/n की पावर 3/2, और साथ में आ जाएगी साइन इनवर्स 1/n² अपॉन में 1/n²। तो अगर आप इसको क्या मान लेते हो, bn मान लेते हो, फिर an/bn करोगे तो इसका मान लिमिट का वैल्यू 1, और ये कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज दिस इज कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट हो गया है। इसी प्रकार अगर आप चेक करोगे सी ऑप्शन को, तो सी में भी आपको क्या कर सकते हो, an आपके पास है n tan 1/n। आप सभी एक चीज तो जानते हो ना कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जब मैं बोलूँ x टेंस टू 0 साइन x/x, या लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x/x, या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x/x, या लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पर x टेंस टू 0 है, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए ना, यहाँ पर देखो 1/n है, तब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तभी तो 0/0 फॉर्म है वो बनेगी। अब हम थर्ड में देखें तो यहाँ पर देखो अपने को क्या चाहिए, नीचे 1/n³, तो 1/n³ से ऊपर नीचे है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे 1/n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इसकी लिमिट तो आ गई है 1, यहाँ बचेगा n की पावर 2, और जैसे n की पावर 2 बचा तो आपके पास कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो फिर तो ये समस्या होगी, शायद अपन ने ऊपर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखो tan इनवर्स 1/n² और नीचे 1/n² गुणा 1/n², तो ये कन्वर्जेंट, तो 1/n² भी कन्वर्जेंट होगी। तो फर्स्ट में शायद हमने कुछ न कुछ गड़बड़ की है। यहाँ पर हम चेक करें √n, ओके ये गुणा में है, सॉरी अपने भाग दे दिया, √n है, यहाँ पर √n है, तो यहाँ पर n की पावर 1/2 बचेगा, bn 1 की पावर 1/2n लेंगे, ये नॉन जीरो, तो ये 1/2 आएगा। यहाँ पर n की पावर 1/2 डाइवर्जेंट है, क्योंकि p का मान 1/2 है जो कि 1 से छोटा है, तो ये डाइवर्जेंट, दिस इंप्लाइज दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट। यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, 1/n अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ध्यान रखना ये वाला आपको ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये डाइवर्जेंट है, बाकी सारी की सारी कन्वर्जेंट है, तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसको एक बार दोबारा देख लेना, यहाँ पे √n है,
पहले हमने 1/√n ले लिया था, जिससे क्या हमारी कैलकुलेशन है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछा गया आपके पास कि समेशन n की पावर n प्लस a की पावर n इंटू ए क्या यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आपको बताना है कि कन्वर्जेंट होगी फॉर ऑल a ग्रेटर देन 1, कन्वर्जेंट होगी फॉर a ग्रेटर देन 0, कन्वर्ज फॉर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और देर इज नो। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर शायद गलत हो गया क्या, एक ऑप्शन और था, ये यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है शायद, डाइवर्ज फॉर ऑल ए, ठीक है, डाइवर्ज फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 0, ये ऑप्शन था। आप देख लेना टेस्ट में क्या ऑप्शन था। तो देख लेंगे यहाँ पर हम कि आपके पास ए एन की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर मैं एक्स एन ले लेता हूँ, एक्स एन आपके पास है एन की पावर एन प्लस ए की पावर एन इंटू ए का मान 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगर आप लिमिट निकाल तो इस एन टर्म की, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की पावर एन इंटू ए। यहाँ से आप एन कॉमन ले लो तो एन की पावर एन 1 प्लस ए अपॉन एन की पावर एन, और जैसे ही आप लिमिट निकालोगे दिए तो इससे कैंसिल आउट, ए अपॉन में इसका मान कितना आ जाएगा 1 प्लस ए अपॉन एन की पावर एन की वैल्यू होती है ई की पावर ए, और दिस इज क्वांटिटी नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि ए का मान तो पॉजिटिव है। तो अगर किसी लिमिट के nth टर्म का, किसी सीरीज के nth टर्म की जो लिमिट है वो नॉन जीरो है, तब आप क्या बोलोगे कि वो हमेशा ही डाइवर्ज होगी। तो यहाँ पर ए पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 0। तो यानी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो आपके गलत हैं, जबकि डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप टेस्ट में एक बार दोबारा देख लेना, शायद यही ऑप्शन होना चाहिए, डाइवर्ज फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछा गया है, इफ देर इज नो 1-1 मैप फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू ए वेयर ए इज एनी सेट, देन आपसे पूछा गया है कि एन से ए के अंदर कोई भी 1-1 मैप नहीं है, ए में नॉट 1-1 मैप, देन आपको बताना है कि ए है वो किस टाइप का सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा या सिमिलर होगा एन के, या नन ऑफ दीज। तो आप एक चीज जानते हो कि ए से बी में कोई भी एक फंक्शन डिफाइन है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाए, देन एफ कैन नॉट बी 1-1, कांट बी 1-1 फंक्शन। और दूसरा रिजल्ट क्या है, एफ ए टू बी में इफ कार्डिनलिटी ऑफ बी है वो ए से बड़ी हो जाती है, देन एफ कैन नॉट बी ऑन टू फंक्शन। यानी को डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा हो जाती है तब तो कभी वो ऑन टू नहीं हो सकता, और डोमेन की कार्डिनलिटी अगर ज्यादा हो जाती है को डोमेन से तो कभी भी 1-1 नहीं हो सकता। तो इसने ये बोला देयर इज नो 1-1 मैप, 1-1 नहीं, इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या होगी, ए से बड़ी होगी, ए की कार्डिनलिटी से बड़ी होगी, या मैं बोलूँ ए की कार्डिनलिटी वो एन की कार्डिनलिटी से छोटी होगी। तो यहाँ से ए को क्या होना पड़ेगा, फाइनाइट सेट ही होना पड़ेगा, क्योंकि ए के इक्वल कार्डिनलिटी एन के इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा, 1-1 मैप है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। ए इज इनफाइनाइट, और हम जानते हैं सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है, LF0 ही होती है, तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता और एन के सिमिलर भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ प्लेन इज बाउंडेड सेट। तो आपको बाउंडेड सेट बताना है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका ग्राफ खींचना है और आप देख सकते हो। फर्स्ट क्या गिवन है, x, y ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R2 सच दैट x² + y² लेस देन 10। यानी आपके पास एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है वो √10 है, इसके अंदर वाला पार्ट है वो आपको ये गिवन है, और हम जानते हैं ये वाला तो बाउंडेड सेट है, तो दिस इज बाउंडेड। बाउंडेड ही पूछा ना, बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं इनका ग्राफ बनाकर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26, द सेट पूछा आपके पास 1/n sin 1/n, जहां पर n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो यानी n की वैल्यू पुट करके रखनी है
और आपको बताना है कि सेट के पास एक लिमिट पॉइंट है और वो 0 है, एक लिमिट पॉइंट है वो 1 है, 1 लिमिट पॉइंट है और वो -1 है, या देयर इज नो लिमिट पॉइंट एंड दीज आर 3 लिमिट पॉइंट एंड दीज आर -1 0 एंड +1। अगर n नेचुरल नंबर में है तो एक प्रकार से ये सीक्वेंस ही तो हो गई है, 1/n साइन 1/n। अगर सीक्वेंस है तो हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, an लिमिट निकालेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n साइन 1/n। और हम जानते हैं इसका मान तो -1 और +1 के बीच में कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी, और इसमें अगर 1/0 करेंगे 1/∞ तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। यानी फाइनाइट क्वांटिटी में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज इसके पास एक ही लिमिट है, अगर लिमिट एक है तो उसके पास लिमिट पॉइंट है वो भी यूनिक होगा, तो इसके पास एक लिमिट पॉइंट है जो कि 0 है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो आपके पास एक सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट है वो सारे रियल नंबर सच दैट साइन एक्स बराबर 1/2। तो सबसे पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, ये आपके पास साइन एक्स आ गया। अब आपको क्या बताना है कि एक्स बराबर साइन एक्स बराबर 1/2, तो ये लाइन आपके पास 1/2 लाइन 1/2 की लाइन है, 1/2 ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो कितनी जगह कट कर रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन हो गया, ये वो एक्स है जहाँ पर साइन एक्स अब 1/2 के बराबर है। तो ये सेट कौन से आ रहे हैं, डिस्क्रीट सेट आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि एक इस सेट के पास डिस्क्रीट सेट आएंगे, डिस्क्रीट एलिमेंट होंगे, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई टाइप का कोई एलिमेंट होंगे, और डिस्क्रीट सेट है तो इसका लिमिट पॉइंट है वो कोई भी नहीं है। तो ये u डैश आपके पास एम्प्टी सेट हो गया, और एम्प्टी सेट है वो u प्रत्येक सेट में कंटेन होता है, यानी इस सेट का प्रत्येक लिमिट पॉइंट है वो इसके अंदर कंटेन है। दिस इंप्लाइज दिस इज क्लोज, तो ये सेट आपके पास क्लोज सेट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28। तो आपके पास एक सेट गिवन है A जिसमें एलिमेंट है 1 + 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। B एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 - 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन आपको बताना है डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B, यानी A यूनियन B का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो क्या होगा। तो आपको ध्यान में रखना है A यूनियन B का जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो A का लिमिट पॉइंट यूनियन B का लिमिट पॉइंट होता है। यानी आप A का लिमिट पॉइंट निकाल लो, और A का लिमिट पॉइंट क्या आएगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये 0, यानी किसके नेबरहुड में जा रहे हैं, 1 के नेबरहुड में, तो ये है आपके पास सिंगलटन 1। B डैश B का लिमिट पॉइंट में भी कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ और 1 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसमें एलिमेंट है वो जैसे ही 1 रखा तो 2 रखा तो 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 एंड सो ऑन। ये सेट कहाँ पे जा रहे हैं, एलिमेंट सारे 1 के नेबरहुड में जा रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 0 से शुरू होंगे, 0 1 - 1/2, 1 - 1/3, ये तो आपके पास 1 है, ये तो 2 की तरफ से आ रहे हैं, और इस सेट में आपके पास 0 की तरफ से आएंगे, तो दोनों के पास लिमिट पॉइंट है वो आपके पास 1 होगा। तो इनका यूनियन करें A डैश यूनियन B डैश इक्वल्स टू 1, तो इसके सेट के पास कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपके पास हैज कार्डिनलिटी 1। तो आसान क्वेश्चन है, अगर आपको लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट है वो क्लियर है तब तो ये था आपके पास क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है, लेट A बी एनी सबसेट ऑफ R, A R का सबसेट है सच दैट, इस प्रकार की A है वो उसका लिमिट पॉइंट ले A के साथ वो एम्प्टी है, A इंटरसेक्शन A डैश इज एम्प्टी वेयर A डैश इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ A। देन आपको बताना है कि A काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, या फाइनाइट है, या काउंटेबल है, या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं A फाइनाइट ले लेता हूं, इफ A इज फाइनाइट, देन A फाइनाइट है, देन A डैश भी क्या होगा, फाइनाइट एम्प्टी हो जाएगा, A डैश इक्वल्स टू एम्प्टी। तो उस केस में A इंटरसेक्शन A डैश क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। देन आपके पास B ऑप्शन है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा हम बात करें तो बताओ, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ये A बी एनी सेट सच दैट A इंटरसेक्शन A डैश बराबर एम्प्टी है। तो अगर आपके पास A अनकाउंटेबल सेट है
तो अगर ए अनकाउंटेबल सेट है तो मैं ले लेता हूं ए को क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू जैसे ही क्यू कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसका लिमिट पॉइंट आर आ गया, जिसका इंटरसेक्शन आर के साथ लिया, ये तो नॉन एम्प्टी आ रहा है। तो मतलब क्या है, ए अनकाउंटेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, या आप आर भी ले सकते हो इसको। ये बोला ए काउंटेबल होगा, तो अगर मैं ए को ले लेता हूं क्यू, तो क्यू का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। तो क्यू डैश क्या होता है आपके पास आर, तो ये आपके पास वापस क्यू आ जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, यानी ए काउंटेबल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ए फाइनाइट होगा, ये बिल्कुल सही है। काउंटेबल में तो दोनों ही आ जाएंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट और फाइनाइट, लेकिन ए फाइनाइट है तो उस केस में पक्का है उसके लिमिट पॉइंट के साथ इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आएगा। तो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चॉइस इनकरेक्ट। तो आपको बताना कौन सा है वो गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनकरेक्ट वाले थोड़ा सा ध्यान दे के उसको देखना है। जल्दबाजी में हम उस करेक्ट पे टिक कर देते हैं और सारे ऑप्शन है वो देखते ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट मस्ट हैव लिमिट पॉइंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो कौन सी थ्योरम है, ये बॉल्जानो-वीरस्ट्रैस थ्योरम है, एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट एज ए लिमिट पॉइंट। तो यानी फर्स्ट तो आपके पास करेक्ट, आपसे पूछा इनकरेक्ट, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। एनी फाइनाइट सेट कांट हैव ए लिमिट पॉइंट, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी सेट अगर फाइनाइट है तो उसके लिमिट पॉइंट है वो हमेशा ही एम्प्टी सेट होगा, यानी उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एनी इनफाइनाइट एंड अनबाउंडेड सेट कैन नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट, ये बोला कि इनफाइनाइट और अनबाउंडेड सेट और लिमिट पॉइंट नहीं रख सकता, ये तो गलत बात है। आर है, क्यू है, ये सारे के सारे सेट कौन से हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ये इनफाइनाइट भी है और अनबाउंडेड भी है, और इनके पास तो लिमिट पॉइंट पूरे के पूरा आर है। तो यानी ये स्टेटमेंट गलत था, इसने गलत ही पूछा था। तो ऑप्शन सी है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके पास 30 क्वेश्चन, जो आपका थर्ड टेस्ट था SCQP 1903 रियल एनालिसिस का पार्ट सेकंड। तो 1 बाय 1 करके हमने 30 के 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए 2 वीडियो के माध्यम से। अगर हम एक वीडियो में डिस्कस करते तो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा बन जाता। तो ये थे 30 क्वेश्चन, और यहाँ पर हमने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर टिक नहीं किए हैं, यहाँ पर हमने पूरे कंसेप्ट को डिस्कस किया है कि इस कंसेप्ट से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, या इस कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको किस प्रकार हम सोल्व करेंगे। तो अगर आप इसको आराम से देखते हो, पूरे वीडियो को समझ करें, तो आपका जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन हैं वो इस कंसेप्ट पे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और हो सकता है डिस्कस करते टाइम कई बार मिस्टेक हो सकती है मेरे से, तो आपको लगे भी इस क्वेश्चन में सर आपने सही से कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार सेट नहीं हो पाती है, जल्दबाजी में 2 की जगह 4 भी लिखा जा सकता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप वो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर 8003089900, ठीक है, इस पर भी आप कमेंट कॉल करके आप कभी भी पूछ सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो जो भी साथी CUT PG की तैयारी कर रहे हैं तो वो सीरियसली तैयारी करें, और जो टेस्ट सीरीज है अपनी फ्री टेस्ट सीरीज उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं वहाँ तक पहुँचाएं, और इन वीडियो को भी उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जो CUT PG है वहाँ पर अच्छा स्कोर हो सके। तो ये था रियल एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस वाला जो आपका टेस्ट है 4 नंबर टेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।